तो यहाँ पर सभी जो हमारे पास चिप होती है अलग अलग प्रकार की, उनके बारे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। SSI सबसे पहले हमारे पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर लेस देन 100 कंपोनेंट से हमारे पास कम होता है, और 10 इसके अंदर क्या है गेट यूज़ करते हैं, 2 नहीं सॉरी 10 होते हैं, 10 गेट इसके अंदर यूज करते हैं। अगला क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हैव मोर देन 10 लेकिन 100 से कम होगा, ठीक है ना। 500 कंपोनेंट तो इसके अंदर दे रखे हैं, 500 से क्या है इसके अंदर कम होते हैं। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर गेट की बात करें तो इसके अंदर क्या है 10 बट क्या है लेस देन 100 हमारे पास होते हैं, 100 से कम होते हैं। तो यही उसके अंदर पूछा गया था, तो हमारे पास ये राइट आंसर इसका होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल से। LSI की बात करें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कंपोनेंट बिटवीन क्या होंगे 500 से लेकर क्या है 3 लाख तक दे रखे हैं। ये काफ़ी अलग अलग मैटर आपको मिल सकता है यहाँ पर, जो कुछ एक बुक है वहाँ पर क्या है 1 लाख तक दे रखा है, कुछ एक बुक के अंदर क्या है 3 लाख दे रखा है। तो थोड़ा सा हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 लाख तक मानेंगे, 3 लाख काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप 1 लाख तक आपको इनको याद कर सकते हो, ठीक है। और वेरी लार्ज जो हमारे पास स्केल इंटीग्रेशन होता है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको देखनी है साथ साथ में। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसके अंदर क्या है लगभग 3 लाख से क्या है ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, इसमें 3 लाख से ज़्यादा होंगे। और हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होता है VVLSI वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास 15 लाख से क्या है ज़्यादा इसके अंदर क्या है कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब चलते हैं अपने टेक्स्ट पेपर पे, देखते हैं क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक MSI चिप जो है हमारे पास है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप जो है, इसके अंदर कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 10 से अधिक और 100 से क्या है कम होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन वैसे ही कट हो रहा है, 10 से कम तो होते नहीं है। और 1000 से वाला भी ऑप्शन हमारे पास वैसे ही कट हो रहा है, 1000 से कम और 100 से अधिक हमारे पास वैसे ही नहीं होता। तो इसके अंदर 100 से क्या है हमारे पास कम ही होंगे और 10 से क्या है अधिक होंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लें, जो क्या है थोड़े से आप ऑप्शन को कट करते हुए चले जाओगे ना, तो आप क्या आंसर पर पहुंच सकते हो। यहाँ देखिए, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा की रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसके अंदर रीडिंग पूरी है वो रिकॉर्ड होती है, और उन्हें कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी डिटेल देखते हैं थोड़ी सी हम। इसके अंदर क्या है, एक तो होता है एक तो होता है इंडिकेटिंग, एक होता है इंटीग्रेटिंग, एक होता है ग्राफिक, एक होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी मीटर वगैरह होते हैं, यानी कि एनर्जी मीटर नहीं सॉरी यहाँ पर एमीटर वगैरह जो होंगे, ठीक है। एमीटर जो होते हैं उसके अंदर इस तरह से डिफ्लेक्शन लगी होती है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये हमारे पास पॉइंटर होता है जो कि क्या इंडिकेट करता रहता है। तो ये कौन सा होगा, इंडिकेटिंग टाइप में आता है, ठीक है। दूसरा, जितने हमारे पास इंटीग्रेटिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ये मैंने आपको अभी बताया था। जो एनर्जी मीटर की बात करें तो एनर्जी मीटर क्या है हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगला हमारे पास एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जो क्या करता है, जो पूरी जो ग्राफ शीट है उसको रिकॉर्ड की क्या है रीडिंग निकाल देता है। जैसे कि आपने देखा होगा ECG वगैरह करवाते हैं, ठीक है ना, ECG वगैरह करवाते हैं तो उसकी पूरी रीडिंग जो है वो क्या है निकाल देते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है क्या दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर वगैरह करते हैं ECG वगैरह, तो वहाँ पर क्या है रिकॉर्डिंग टाइप में काम आता है, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है पीछे की बातें सारी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, खालिस्तान टोक को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे पास टोक जो होता है उसको हम नियंत्रित करेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। खालिस्तान टोक इज़ अप्लाइड टू एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टू मूव दी पॉइंटिंग। जो हमारे पास पॉइंटर मूव करता रहता है उसको हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग जो होगी उसके अंदर, तब हम उसके ऊपर क्या है टोर्क लगाते हैं, जो कि क्या है हमारे पास डिफ्लेक्शन वो क्या है मूव ना करे पॉइंटर, ठीक है ना, अच्छी तरह से सही रहे पॉइंटर, बिल्कुल मूव ना करे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या दे रखा है,
एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण टॉर्क लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करता है, केवल खालिस्तान स्थिति के में उपयोग किया जाता है। कौन सी स्थिति में उपयोग करेंगे? तो इसके अंदर हमारे पास जो टॉर्क को नियंत्रण करने के लिए हम कौन सा लगाएंगे? वर्टिकल कंडीशन में लगाते हैं, हमेशा खड़ी पोजीशन में लगाते हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर जो पॉइंटर लगेगा हमारे पास, पॉइंटर हमेशा क्या है, इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में लगता है, ना कि क्या है इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखिए, नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन के बारे में दे रखा है। इल्यूमिनेशन की हमारे पास यूनिट क्या होगी? तो इल्यूमिनेशन की यूनिट की बात करें तो ये तो आपको पता होगा, इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है। थोड़ी सी हम और जानकारी लेते हैं। लक्स तो हमारे पास इल्यूमिनेशन की यूनिट हो गई। जैसे कि आपको पूछ ले यहाँ पर कैंडला किसकी यूनिट होती है? तो कैंडला हमारे पास किसकी यूनिट होती है? ज्योति तीव्रता की। कैंडला किसकी यूनिट होती है? ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दे रखा है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है? ल्यूमेन होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर फ्लक्स दे दिया तो इसकी इकाई तो आप सभी को पता होता है, इसकी इकाई होती है वेबर। ठीक है ना, इसकी इकाई क्या होगी? वेबर होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, एक कैंडल के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, अगर हम एक कैंडल फ्लक्स की बात करें, कैंडल की बात करें, एक कैंडला की बात करें, तो वो क्या होती है हमारे पास? फ्लक्स बटा में क्या है? सॉलिड एंगल होगा, यानी कि ठोस कोण होगा हमारे पास, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास बनेगा, एक कैंडल बराबर फाई बटा में सॉलिड एंगल, ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है किसके? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा। तो एक बार आप सभी भी क्या है अपनी तरफ से सुझाव जरूर दें भी इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास? उसके बाद दे रखा है, किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के खालिस्तान है। ठीक है ना, उसके दूरी के वर्ग के खालिस्तान क्या होगा ये देखिए। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, ई बराबर हमारे पास क्या होता है? ई बराबर होता है आई बटा में डी स्क्वेयर। तो अब आप बोलोगे ई क्या होता है जी? तो ई हमारे पास होता है इल्यूमिनेशन और आई हमारे पास होता है ज्योति तीव्रता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पूछ लिया गया, जो हमारे पास इल्यूमिनेशन एट दी पॉइंट, इल्यूमिनेशन जो है वो किसी पॉइंट पर डिस्टेंस के क्या होता है? जो तो डिस्टेंस के आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है, यानी कि विपरीत अनुपातिक है। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है डिस्टेंस के, तो ये आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ई बराबर आई बटा में डी स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्या दे रखा है, किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है? तो ये तो आप सभी को पता है, करंट के क्या है तापीय प्रभाव होता है, उस पर फ्यूज काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन से फ्यूज का आकार बड़े होते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमारे पास अगर जो आकार की बात करें तो जो हमारे पास डीसी फ्यूज होते हैं उनके आकार बड़े होते हैं और एसी फ्यूज के आकार क्या है? छोटे होते हैं, कंपैरिजन किसके? डीसी फ्यूज के कंपैरिजन में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से एक उच्च वोल्टेज फ्यूज होता है। उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्यूज कौन सा होगा? तो ये होता है कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज। थोड़ा सा मैं आपको फ्यूज़ की डिटेल बता ही देता हूँ कि फ्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं, किस किस प्रकार के फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्यूज़ के बारे में, फ्यूज़ जो हमारे पास है एक तो होता है AC, एक होता है हमारे पास DC। DC का सबसे बड़ा आकार होता है, AC का कम होता है। AC के अंदर आगे दो कैटेगरी है, एक तो होता है लो वोल्टेज फ्यूज़, एक होता है हाई वोल्टेज फ्यूज़। लो वोल्टेज फ्यूज़ के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है कार्टेज फ्यूज़, एक होता है रिवायरेबल, एक होता है स्ट्राइकर, एक होता है स्विच टाइप, एक होता है ड्रॉप आउट टाइप। ठीक है ना, और आगे हमारे पास देखें इसके अंदर, आगे हमारे पास इसके अंदर क्या है, कार्ट्रिज फ्यूज़ के अंदर एक होता है डी टाइप फ्यूज़, एक होता है लिंक टाइप फ्यूज़। ठीक है ना, और इसी के आगे और देखें तो एक हमारे पास होता है ब्लेड टाइप फ्यूज़ और एक होता है बोल्टेड टाइप फ्यूज़। ठीक है ना, इतना हमें डिटेल से वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ तक ध्यान देखना है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हाई वोल्टेज फ्यूज़ है उसके अंदर कार्ट्रिज टाइप जो हमारे पास HRC फ्यूज़ होंगे इसके अंदर। ठीक है ना,
और यहाँ पर लिक्विड टाइप HRC होंगे और यहाँ पर एक्सप्लोजन टाइप HRC होंगे। तो सारे HRC की बात हो रही है। तो आपको ये क्वेश्चन में यही पूछा था हाई वोल्टेज कौन सा होगा, तो वो होगा HRC फ्यूज। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। HRC फ्यूज हमारे पास इस कैटेगरी में आएगा, हाई वोल्टेज की कैटेगरी में। उसके बाद आपको पूछा गया है बक्कल्स रिले एक सुरक्षा रिले है, ये आप सभी को पता है, ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है ना। तो तेल के अंदर जो अगर इंटरनल फॉल्ट वगैरह हो जाए तो ये इंडिकेट कर देती है, ठीक है ना। और बक्कल्स रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। अगर हमारे तेल जो है ट्रांसफार्मर का, उसका जो तेल का स्तर है वो नीचा स्तर गिरता है, यानी कि कम होता है, नीचा होता है स्तर तेल का, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, बफल प्लेट का क्या है, संचलन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये बक्कल्स रिले होती है उसके अंदर क्या है, एक बफल प्लेट होती है, उसका क्या है, वो संचलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 83 नंबर। व्हाट लेड टू फ्रैक्चर्स टू इलेक्ट्रिकल वायर स्टैंड, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर हमारे पास जो तार है वो ज़्यादा एक्सेसिव क्रिम्प हो जाए, ज़्यादा क्या है उन तार के अंदर एंठ ना जाए तो तार फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी क्या ज़्यादा तार को क्या हमें मोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार में संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो ये संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सैंडविच हम यूज़ नहीं करते, क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं, हेलिकल टाइप यूज़ करते हैं, डिस्क टाइप हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सैंडविच हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग बिजली उपकरणों में बिजली आग निकालने के लिए बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या है, जो वर्ग होगा, वर्ग डी जो प्रकार का होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी होती है, बिजली उपकरणों में के अंदर क्या है, आग लगी होती है, उनको हम मानते हैं डी जो हमारे पास कैटेगरी होती है उसके अंदर, ठीक है। और इनको बुझाने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, CTC यूज़ करते हैं या फिर हम CO2 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या दे रखा है देखिए, नेक्स्ट दे रखा है हिंदी में चलते हैं यहाँ पर, वर्ग ए एक्सटिंग्विशर की क्या भूमिका होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्ग ए होता है हमारे पास, वो कागज़ या लकड़ी की जो आग लग जाती है उसके अंदर हमारे पास वर्ग ए आता है। वर्ग बी किसके अंदर आता है, वर्ग जो आपको के बी की बात करें तो वर्ग बी आता है अगर तरल पदार्थ के अंदर कोई आग लग जाए, जैसे पेट्रोल वगैरह के अंदर आग लगती है उसके कारण आग लगेगी तो वर्ग बी के अंदर आएगा। और वर्ग सी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, जो गैस के कारण आग लगती है, गैस के कारण, वो हमारे पास वर्ग सी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है, गलत बताना है। तो पानी के बारे में देखें तो वर्ग ए आग के लिए प्रयुक्त है, बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कागज़ वगैरह की आग लगे तो उसके अंदर पानी वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। बी और सी आग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई तेल वगैरह की आग लगी तो वहाँ पर पानी आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व लेकर आग को बुझाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता हमारे पास, ठीक है, सॉरी ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। अगला हमारे पास क्या है, ये बयान बिल्कुल गलत है भी, अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर, ऑक्सीजन तत्व नहीं लेता, वो ताप तत्व लेता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इसके अंदर क्या है, बयान गलत दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए हमने कोई केबल है उसको अंडरग्राउंड बिछा दिया तो उसका हम परीक्षण करेंगे भी वो केबल शॉर्ट है या नहीं, तो उसका हम परीक्षण करेंगे, तो उसका हम किससे परीक्षण करेंगे, मैगर से परीक्षण करते हैं भी हमारे पास वायर कहीं पर उसका इंसुलेशन वगैरह कहीं पर शॉर्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है। और मैगर का आपको पता होना चाहिए, एक एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होता है काफ़ी, ठीक है ना। मैगर हम यूज़ किस लिए करते हैं, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, हाई इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ क्या करेंगे हम, मैगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर 89, ग्राउंडेड कनेक्शन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है, ग्राउंडिंग कनेक्शन के लिए। तो ग्राउंडिंग के लिए आप सभी को पता है हरा रंग होता है, ठीक है ना। हमारे पास एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लैक
और एक होता है हमारे पास ग्रीन होता है। ब्रेक तो हमारे पास है वो नेगेटिव तार होता है यानी कि न्यूट्रल के लिए। रेड हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव तार के लिए यानी फेज़ के लिए। और ग्रीन हमारे पास क्या होता है, ग्रीन हम यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए, ठीक है ना, ग्राउंडिंग के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता, ठीक है ना। तो प्रभावित नहीं करेगा, तापमान बिल्कुल प्रभावित करता है, कंडक्टर का आकार भी बिल्कुल प्रभावित करता है, चाहे ज़मीन के ऊपर या नीचे हो ये भी प्रभावित करेगा, हम ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे उसमें इफेक्ट पड़ता है केबल पे, लेकिन रंग कोड पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं हमने, जो कि सारे क्वेश्चंस क्या है जो लाइनमैन से रिलेटेड है, HSSC लाइनमैन के अंदर पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा मानता हूँ लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया है, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया लेवल पूछ रखा है एग्ज़ाम में, जो लाइनमैन के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ये लेवल दे रखा है। तो इसी तरह का हमारे पास ये मान लीजिए हमने मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो आफ्टरनून का एग्ज़ाम है उसकी मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरह से करवाऊंगा। और अगर ये जो हमने सॉल्यूशन किया है इसके अंदर आपको लगे भी कोई डाउट है, हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से एक बार सुझाव ज़रूर दें भी इसके अंदर हमें ये लग रहा है जी ये ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा जो मैंने इसका निचोड़ निकाल के आपको बता दिया भी ये इसके राइट आंसर बनते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से भी क्या है कोई आपको सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और बस आप अपने दोस्तों के साथ क्या है इसको शेयर कीजिए, और हरियाणा लाइनमैन की क्या है अच्छी तरह से आप तैयारी में लगे रहिए। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप एनी टाइम कभी भी क्या है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा उसके साथ। ओके, थैंक यू।